हेलो बच्चों। तो देखो, कल हमने पढ़ा था प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि हेनरी फोल के जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस में भी दिए हुए हैं। हेनरी फोल ने 14 प्रबंध के सिद्धांतों को दिया था, उन्हें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला सिद्धांत पढ़ चुके हैं, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का सिद्धांत। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, यह आपको मैंने समझाया कि एक बड़े कार्यों को छोटे छोटे विभिन्न भागों के अंदर विभाजित कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है। विशिष्टीकरण उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जब आप श्रम विभाजन का कार्य करेंगे और एक बड़े कार्य को छोटे छोटे विभिन्न विभागों के मध्य में, व्यक्तियों के मध्य में उसका बंटवारा करेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप अयोग्य व्यक्तियों को उन कार्यों को सौंप देंगे। क्या करेंगे? उस विशिष्ट कार्य को विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही सौंपा जाएगा। इससे क्या होगा? कार्य में विशिष्टीकरण का जन्म होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, और इसे ही प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के नाम से, श्रम विभाजन के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पे, और दूसरे सिद्धांत का नाम है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कहता है कि फ्योल का यह मानना था कि संस्था में काम करने वाले व्यक्ति, अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य में अधिकार और उत्तरदायित्व के मध्य में समानता और संतुलन होना चाहिए। हम जिस व्यक्ति से जिस कार्य को कराना चाहते हैं, जिसको हमने उस कार्यों को करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपे हैं, तो उसे उन उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। क्योंकि अगर आपने पर्याप्त अधिकार उसको नहीं दिए तो वो कार्य कैसे पूरा करेगा? जैसे मान लो आपने एक अकाउंटेंट को ये कहा कि आप ये अकाउंटिंग का वर्क कर दे, लेकिन आप उसको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग करने के लिए अवेलेबल नहीं करा रहे, या हाथों से काम करना है तो खाता भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो वो काम करेगा कैसे? आप उसको पर्याप्त संसाधन और उन संसाधनों को इस्तेमाल करने का अधिकार तो देंगे। अगर आप ना तो संसाधन दे रहे हैं, ना ही संसाधनों को इस्तेमाल करने का अधिकार दे रहे हैं, तो उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे होगा? तो उत्तरदायित्व, जिस व्यक्ति को जितने उत्तरदायित्व, ड्यूटी या कार्य दिए जाते हैं, उस व्यक्ति को उतने ही अधिकार, पर्याप्त अधिकार, सफिशिएंट राइट दिए जाने चाहिए। पर्याप्त अधिकार उस व्यक्ति को दिए जाने चाहिए ताकि वो व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। ठीक है। इसे अधिकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस सिद्धांत में खास बात क्या है, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि किसी व्यक्ति को अधिकार जो दिए जाएं, वो अधिकार दायित्व और कर्तव्यों के बराबर होने चाहिए। ना ही वो अधिकार कर्तव्यों से ज्यादा हो और ना ही वो अधिकार कर्तव्यों से कम हो। इसका मतलब सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं, संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। किसी दायित्व को निभाने के लिए जितने अधिकार दिए जाने पर्याप्त हैं, उतने ही अधिकार उसको दिए जाने चाहिए, ना तो उससे ज्यादा दिए जाने चाहिए, ना ही उससे कम दिए जाने चाहिए। अर्थात अधिकार और उत्तरदायित्व के मध्य में संतुलन होना भी आवश्यक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक संस्था ने अपने विक्रय प्रबंधक को, अपने सेल्स मैनेजर को अपनी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए कहा, और उसे उधार बिक्री करने देने का अधिकार दे दिया। इसी समान प्रकार की वस्तुओं को बेचने वाले जो और दूसरे व्यवसायी हैं, वो बाजार में 2 महीनों की 60 दिनों की उधार की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो उस कंपनी की वस्तु कब बिकेगी? जब वो भी उधार की सुविधा उपलब्ध कराए, और कम से कम कितने महीने की? 2 महीने की। जब दूसरी कंपनियां दूसरी
दुकानदार 2 महीने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, उस निर्माता को भी क्या करना पड़ेगा, थोक विक्रेताओं को 2 महीने की उधार की सुविधा देनी पड़ेगी अगर आप विक्रय बढ़ाना चाहते हो तो। अन्यथा नगद में माल बेचोगे तो बिक नहीं पाएगा, इतनी बिक्री आ नहीं पाएगी, विक्रय में वृद्धि संभव नहीं होगी। प्रबंध ने मैनेजमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने सेल्स मैनेजर विक्रय प्रबंधक को बुला करके उधार बिक्री का अधिकार उसको दे दिया और ये कहा कि आप बाजार में 45 दिनों की उधार की सुविधा उपलब्ध करा दें। तो क्या 45 दिनों की उधार की सुविधा का अधिकार देना यह पर्याप्त है क्या? नहीं है। जब बाजार के अंदर दूसरे दुकानदार और दूसरे निर्माता 60 दिनों की उधार उपलब्ध करा रहे हैं तो आप 45 दिनों की उधार देंगे तो लोग आपकी वस्तुओं को खरीदेंगे ही नहीं। इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक ये है कि आप भी बाजार में 60 दिन या 2 महीनों के लिए उधार की सुविधा उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो विक्रय प्रबंधक अपनी बिक्री के टारगेट को पूरा कर सकता है और विक्रय को अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है। मैनेजमेंट ने उसको 90 दिनों के लिए बिक्री का अधिकार दे दिया, ये गलत है। 90 दिनों की आप उधार बिक्री का अधिकार देंगे तो वो विक्रय प्रबंधक अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? वो एक दुकानदार को तो 70 दिनों के उधार की सुविधा उपलब्ध कराएगा, दूसरे दुकानदार को 80 दिन के उधार की सुविधा उपलब्ध कराएगा, और जो उसका सबसे ज्यादा घनिष्ठ है या जिससे उसके अच्छे संबंध हैं वो कंपनी के हितों को ध्यान में नहीं रखेगा, उसको 90 दिनों की उधार की सुविधा उपलब्ध करा देगा। जबकि हो सकता है उस दुकानदार को 90 दिनों के उधार की सुविधा मिलनी नहीं चाहिए थी, उसको हो सकता है 70 दिनों की देनी चाहिए थी। तो अधिकारों के दुरुपयोग होने का डर हमेशा बना रहता है अधिक अधिकार देने में। तो ना तो अधिकार अधिक दिए जाने चाहिए, ना ही अधिकार कम दिए जाने चाहिए। अधिकार और दायित्वों के मध्य में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। जितने कार्यों को करने के लिए दिया जा रहा है, दायित्व जितने हैं, कर्तव्य जिस प्रकार के हैं, उसकी प्रकृति जैसी है, कर्तव्य की मात्रा जितनी है उतने ही अधिकार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ना तो अधिकार दायित्वों के भार और मात्रा से कम हो और ना ही उससे ज्यादा, ना ही तो उससे कम होने चाहिए ना ही उससे ज्यादा होने चाहिए, और संतुलन की स्थिति दोनों के मध्य में पाई जानी चाहिए। ठीक है, यह है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अब हम आते हैं तीसरे सिद्धांत पे। तीसरा जो सिद्धांत है वो है अनुशासन का सिद्धांत, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। अनुशासन का सिद्धांत, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल तो आप वैसे भी पढ़ते हैं और समझते हैं, सुनते हैं अपने दैनिक जीवन में भी, और स्कूल एजुकेशन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी आप इस सिद्धांत का पालन करते हैं। अनुशासन का बार बार आप अध्यापकों और टीचरों से भी सुनते हैं। अनुशासन का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे प्रबंधकों के द्वारा काम में लिया जाना चाहिए। अनुशासन के सिद्धांत के अंतर्गत ये देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित है या नहीं है, प्रत्येक कर्मचारी अनुशासित है या नहीं है, और जो कार्य जिस व्यक्ति को करने के लिए दिया जा रहा है क्या वो व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर रहा है, अनुशासित अर्थ में कर रहा है, अनुशासन के साथ में उसको पूरा कर रहा है या नहीं। इसे अनुशासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखेंगे आप। अच्छा, आपको अधिकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत का मैटर नहीं बताया है ना, तो देखो मैटर पढ़ता हूं इसका, सेकंड नंबर टॉपिक का। अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है, अतः दोनों में समानता होनी चाहिए। संगठन में जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य के निष्पादन का उत्तरदायित्व भी उस व्यक्ति पर ही होता है। कार्य का यह निष्पादन उचित ढंग से तभी हो सकता है जब व्यक्ति को उचित अधिकार प्राप्त हो। यदि उत्तरदायित्व और अधिकार में समानता नहीं होती है तो या तो संगठन में अधिकारों का अनावश्यक केंद्रीकरण हो जाता है या कार्य के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होना पड़ता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में संगठन की समग्र कार्यकुशलता में कमी आती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में संगठन की कुल कार्यक्षमता में कमी आती है। इसलिए अधिकार और उत्तरदायित्वों के मध्य में समानता और संतुलन होना अत्यंत आवश्यक माना गया। ठीक है बेटा, और लास्ट हम तीसरे पे आते हैं, अनुशासन। उसका मैटर पढ़ देते हैं, मैटर समझा देते हैं, आपको बता दिया है वैसे। अनुशासन का सिद्धांत कर्मचारियों में ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायक होते हैं।
अनुशासित व्यवहार के लिए क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है कि संगठन में निरीक्षण की प्रणाली उचित हो। निरीक्षण की प्रणाली का मतलब समय समय पर देखरेख करने की प्रणाली, समय समय पर चेक करने की प्रणाली, कर्मचारियों को चेक किया जाए, उनकी देखरेख की जाए। निरीक्षण की प्रणाली उचित हो, कर्मचारियों और संगठन के बीच में उचित अनुबंध हो तथा गैर अनुशासित व्यवहार के लिए दंड की भी उचित व्यवस्था हो, क्योंकि जो व्यक्ति गैर अनुशासित व्यवहार करेगा उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा दूसरे व्यक्ति जो अनुशासित है उसको देख करके वो भी काम नहीं करेंगे। फेयोल ने दंड के संबंध में विचार प्रकट किया है कि दंड देते समय उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए जिसके कारण कर्मचारियों में अनुशासनहीनता के व्यवहार को जन्म दिया है। अनुशासनहीनता का व्यवहार ने जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अनुशासित हुआ तो क्यों हुआ? संस्था में ऐसा क्या कार्य माहौल था कि व्यक्ति अनुशासित हो गए? कहीं ना कहीं संगठन की भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी, प्रबंधकों की भी कमी रही होगी, तो उस बात को भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं सारा का सारा दंड हमको कर्मचारियों के ऊपर ही अधिरोपित कर देना है। तो कर्मचारियों में अनुशासनहीनता का व्यवहार उत्पन्न हुआ जिससे कि कर्मचारी अपने आप को प्रताड़ित महसूस न करे और वो ये ना समझे कि सारा ही भार हमारे ऊपर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा? तो दूसरा और तीसरा सिद्धांत आज हमने पढ़ा, अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत और अनुशासन का सिद्धांत। कल हम अगले और सिद्धांतों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।